आज के दौर में भी क्या क्रुएलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है फीमेल्स पे? हर बात पे किसी चीज़ के लिए ताना देना कि नहीं आप ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया। सेक्शन 9 में हस्बैंड किस रीज़न की वजह से उसको लेके आना चाह रहे हैं कि मैं इस घर में या इसके साथ इस वजह से नहीं रहना चाह रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कल्चर काफ़ी कॉमन हो चुका है, क्योंकि आई हैव सीन शादी भी बहुत अच्छी चल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल आर इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इनिशियल स्टेज पे कोर्ट हैज़ टू सी दैट शी इज़ एबल टू मेंटेन हरसेल्फ और नॉट। कंपैटिबिलिटी नहीं भी मैच हो रही है तो भी पीपल फ्रेम पिटिशंस और दे मेक एलिगेशंस इन सच अ वे कि वो क्रुएलिटी दिखाया जाए। इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन वाइफ एंड द चिल्ड्रन। वाइफ हो या जो बच्चा हो, वो हस्बैंड से क्लेम कर सकता है कि बच्चे के लिए हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है वाइफ से। यहाँ पे हस्बैंड अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकता है कि अगर उसको डॉटर की कस्टडी चाहिए, बेटा है या बेटी, वो मदर के पास कब तक रह सकते हैं। और कोई एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं जहाँ पे फादर को कस्टडी दे दी जाएगी या स्पेसिफिकली मदर को दे दी जाएगी। हस्बैंड वाइफ मैरिड है, वाइफ प्रेग्नेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो कंसीव करती है, शी कैन क्लेम एनी टाइम, क्योंकि बच्चा लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है, वो हमेशा लेजिटिमेट है। डीएनए तो जो कोर्ट्स हैं वो बहुत रेयरली ही अलाउ करते हैं। ऑन वर्ज ऑफ डिवोर्स आप कहिए कि ऑलमोस्ट डिवोर्स साइन होने वाला है। आज की डेट में क्या है कि फर्स्ट पुलिस विल नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। आप सबने गेस कर ही लिया होगा आज का टॉपिक, दैट इज व्हाई modern marriages are converting into divorce. So what is killing the marriage? Is it ego, money, or silence? Today we have with us learned advocate Nigam Bhardwaj sir, who has 20 plus years of experience in dealing with matrimonial disputes over North India, specifically in Punjab, Haryana, Delhi and Jammu and Kashmir. Heartbreak से लेके कोर्ट के लाउड बैटल्स तक फेस किया है इन्होंने, सॉल्व किए हैं, ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं जहाँ पे रियल एंड रॉ क्लाइंट्स को देख के उनकी लाइफ के लिए क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट ध्यान में ना रखते हुए क्लाइंट का पर्सनल इंटरेस्ट परस्यू करना उनका पैशन है। He has seen various emotional journeys. So here we welcome a very seasoned advocate, Advocate Nigam Bhardwaj sir, to our podcast. Hi sir, welcome to our podcast. नमस्कार तन्वी जी। मुझे लगता है ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को आपने कवर करने के लिए आज मुझे चूज़ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसमें मुझे लगता है कि शायद शादी एक शब्द बहुत छोटा है, 2 शब्दों से बना हुआ है। बट इसका अगर जो हम अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, हम सब लोगों की ज़िंदगी से देखें तो इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल। बेसिकली ये 2 लोगों का एक इतना पवित्र रिश्ता है जिसको आगे लेके जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। एंड आज इसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ-साथ शायद सॉल्यूशंस की तरफ भी फैमिलीज़ को या जो लोग इस कोर्ट के जी जंजाल में फँसे हुए हैं, उनको आगे लेके जाने के लिए रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Very, very great pleasure to have you on our podcast है सर। Thank you for taking time for us. और अब I'll have few discussions with you जो clients के normally सवाल होते हैं। Apart from legally like legal things, practically वो अपनी life में अपने cases में कुछ ऐसे problems face कर रहे होते हैं जिनका legal solution नहीं होता है। तो I have set of few questions जो clients की mostly queries रहती हैं। प्लस व्हाट वी विल डिस्कस इज कि उनको क्लाइंट्स को सॉल्यूशन भी मिल पाए। जो हमारा ऑडियंस है दैट इज लाइक सॉल्यूशन सेंट्रिक आल्सो, प्लस दे वांट टू हैव अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि कोर्ट में उनके अकॉर्डिंग बहुत लॉज हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे है, किस अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उतना पॉसिबल है भी या नहीं है, एंड हाउ टफ इज इट, और कितना टफ है मैरिज को चलाना, या हाउ कैन वी मेक इट इजी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैरिज को चलाना शायद मुश्किल नहीं, आज की दुनिया में नामुमकिन सा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, हम सब लोग अपने आप को आगे लेके जाने के लिए मॉडर्न सोसाइटी में अपने आप को जिस तरीके से हम प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, वो शायद पुरानी चीज़ों को छोड़ के जैसे जा रहे हैं, तो वो हमारे इमोशनल चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा है। हमारे रिश्तों पे भी उसका असर हो रहा है एंड उन चीज़ों को हमें सुधारने के लिए शायद बहुत समय लंबा भी लग सकता है और
कोर्ट से बाहर आके भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी के लिए, ताकि कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर अभी हम लीगल एस्पेक्ट को छोड़ते पे अगर एक इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, आपको लगता है आप अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज देखते हैं जहाँ पे कपल्स इमोशनली साथ नहीं है बट वो फिजिकली प्रेजेंट है? क्या ऐसा बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो रहा है या फिर इज़ इट लाइक देखिए, आज की जो भागदौड़ है उसमें सब लोगों को मुझे लगता है कि अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसमें एक-दूसरे को टाइम ही नहीं है उन दोनों को आपस में बैठें, बातचीत करें, इमोशंस जुड़ ही नहीं पाते हैं, शायद कभी जुड़े भी नहीं हैं। शादी के बाद में फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम फीमेल्स के ऊपर कास्ट कर देते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, इन चीज़ों को ही देखते हुए आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। सेम वे में वाइफ़ अगर जो आती है, सो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड के पास साथ में होती हैं। चाहे वो अपनी सोसाइटी को देखते हुए कह सकते हैं आप, अपने आस-पास के लोगों को देखते हुए, या आप में कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ या जिनको देखते हुए हम बचपन से आगे बढ़े हैं। हमें भी लगता है कि हमारा लाइफ पार्टनर वैसा ही हो, आगे बढ़े। सो एक-दूसरे को समय ना दे पाना, शायद इमोशनल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, और बहुत हमारे जीवन में हो गया है। एंड इसका एक मेन रीज़न मैं ये भी कहता हूँ कि परिवार जो है, हम सब लोग अपने प्रोफ़ेशन को लेके, अपने काम के लिए अलग-अलग रहना शुरू कर दिए। जिससे हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ ज़्यादा हैं एंड जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम होती। दैट इज़ द मेन इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मॉडर्नाइज़ेशन ने ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है मैरेजेस को या कपल्स की थिंकिंग को, जिसकी वजह से मैरेजेस इफ़ेक्ट हुई? नहीं, मॉडर्नाइज़ेशन भी एक एस्पेक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशन एक-दूसरे के साथ वो शायद सोसाइटी से अलग होके, हम एक-दूसरे के साथ मैच अप नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि एक वकील को वकील चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर को हुँ। इंजीनियर चाहिए। इन चीज़ों की होड़ में ना, शादी करने से पहले शायद हम एक-दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस माहौल से पले-बड़े हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ चाहिए, सेगमेंट्स डिवाइड हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि बेसिकली। हम अपना अपने अकॉर्डिंग हम सिर्फ़ चूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली लाइफ़ में हमें क्या चाहिए। एग्ज़ैक्टली, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्टेटस को आगे लेके जाने के लिए, दिखावे के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, जो हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चों के साथ या आने वाली ज़िंदगी में उन पे क्या इम्पैक्ट करेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो अब अगर बात करें सर शादी चलाने की, तो लव इज़ द ओनली फैक्टर कि शादी चल सकती है या ये एक मेजर फैक्टर कहेंगे या फिर लव के अलावा और भी कंडीशंस हैं जो प्रेज़ेंट होनी चाहिए एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए? जी, बिल्कुल, लव तो मुझे लगता है कि सेकंड जगह पे आता है, फर्स्ट आता है रिस्पेक्ट एक-दूसरे के लिए। एग्ज़ैक्टली। अगर जो वो फैमिलीज़ में नहीं है, वो एक-दूसरे पति-पत्नी के बीच में नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। लव बेसिकली आज एक वर्ड ही बन के रह गया है कि प्यार। प्यार किसी भी तरीके का हो सकता है, पैसे का प्यार हो सकता है, किसी और चीज़ को लेके सोसाइटी में मुझे नहीं लगता कि प्यार के अलावा आज की दुनिया में सिर्फ़ एक दिखावा ही रह गया। दिखावा है। पहले के जनरेशन की शादी में और अब की जनरेशन की शादियों में क्या डिफरेंस आपको अभी हमने बात करी वर्ड लव की, कि एक्चुअली अभी सिर्फ एक वर्ड ही बन के रह गया है। इसका जो मायना है एक्चुअली लव का, मुझे लगता है कि वो पहले की जनरेशन्स ज़्यादा समझ पाती थी या पहले के कपल्स ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग थे आपको लगता है? या फिर देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कभी किया होगा। मैं आज की पुरानी शादी और आज की शादी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिफ़रेंस आपको बताने की है चाहता हूँ एट दिस टाइम कि पुरानी शादी में क्या होता था कि हम एक-दूसरे के साथ सिर्फ़ 2 लोग नहीं जुड़ते थे, पूरा परिवार जुड़ता परिवार था। जो परिवार बैठता था, आने वाली लड़की को कुछ समय दिया जाता था, वो अपने परिवार में बैठ के संस्कारों के बारे में पता करती थी, रीति-रिवाज़ों के बारे में पता करती थी। आज की डेट में शादी होने के बाद में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि चलिए हम हनीमून पे जाते हैं, फिर उसके बाद अपने-अपने काम पे जाते हैं। सो ना तो लड़की को समय मिलता है लड़के के परिवार से मिलने के लिए, और ना ही लड़के को मिलता है कि वो लड़की के परिवार के बारे में कुछ जान पाए। फिर वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं और डिफरेंसेस वहीं से शुरू होना शुरू हो जाता है। एंड हनीमून और कोई भी ट्रिप्स इज़ मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल आई गेस नाउ जहाँ पे वो प्राइवेट टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा दे ऑलवेज़ थिंक कि हमें उन 4 लोगों को बताना है कि हम कहाँ गए थे। इज़ इट एग्ज़ैक्टली। देखिए, आज की डेट में जब से सोशल मीडिया आया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ या अपने
फैमिली के साथ किसी जगह पे जाके एंजॉय करने के लिए या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है। मुझे लगता है कि वो वहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए जाता है। 70% ऑफ द पीपल यू विल फाइंड दैट वो टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियोस हम्म, बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स कर रहे हैं और साथ-साथ शाम को उनको अपलोड कर रहे हैं सो दैट कि पूरे रिलेटिव्स, रिश्तेदार सब सबको लोग पता वो चले। देखें। तो इसको स्टेटस सिंबल समझना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी एक आ रहा है कि Okay. इन केस फर्स्ट डे एक लड़की ने देखा कि मेरा फैमिली या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई कहीं इंटरनेशनल टूर पे गया है एंड आई एम इन इंडिया। सो वो फ्रॉम द फर्स्ट डे ही अपने हस्बैंड को बोलना शुरू कर देती है। इमोशनल ब्रेकडाउन कह लो, आप उनमें डिफरेंसेस कह लो, फ्रॉम द फर्स्ट डे वो आना शुरू हो जाता है। जिसे समझने के लिए शायद फिर मैं वही कहूँगा कि पुराना परिवार, पुराने शादियाँ, हाँ जी। संस्कार वहाँ पे ज़रूरी हो जाते हैं। पहले टाइम में आपने शायद देखा होगा कि मम्मी-पापा यही बोलते थे कि बेटे जाइए वैष्णो देवी जाइएगा या कहीं और गोल्डन टेम्पल जाइएगा, कहीं पे भी जाइएगा बट अब वो सब बंद हो चुका है। अब तो मोर गिफ्ट ऑफ फैंसी टूर्स, ट्रिप्स, यस एग्ज़ैक्टली हम आज की डेट में गिफ्ट्स देना बंद कर दिया है, एक-दूसरे को टिकट्स देना शुरू टिकट कर दिया। देना शुरू कर दिया दैट है। इज़ द ओनली रीज़न अकॉर्डिंग टू मी कि पहले दिन से ही आप लोगों ने उनको एक स्टेटस सिंबल की तरह जोड़ दिया है, शादी नहीं रहने दी उनको। हम्म। अब बात करें करियर की, हाउ करियर इज अफेक्टिंग आवर मैरिड लाइफ, मतलब करियर का क्या एक मेजर रोल है मैरिड लाइफ को इफेक्ट करने में, या फिर बस लोग अपने आप में बिजी हो गए हैं ड्यू टू करियर, या इज इट समहाउ इफेक्टिंग पीपल्स लाइफ उस तरीके से कि जो आपको एक्चुअली कोर्ट तक लेके आ रहा है, या आप कुछ ऐसे केसेस देख रहे हो जहाँ पे करियर ने इतना इम्पैक्ट डाल दिया है कि आपको लग रहा है ड्यू टू देयर जॉब्स या किसी भी और रीजन की वजह से द डिस्प्यूट इज स्ट्रेच्ड कि कोर्ट तक पहुंचना ही पड़ा उनको। देखिए ऐसा नहीं है कि करियर बाहर निकलना इस चीज़ का रीज़न है। बेसिकली आज की डेट में क्या हुआ है, फीमेल्स भी अपने राइट्स के लिए अवेयर हो गई। ऐसा नहीं है कि हर केस में वो एक झूठ से लेके ही शुरुआत होती है। हम्म। बहुत सारे केसेस में ऐसे हमने देखा है, पर्सनली देखा है कि हाँ, वो एक्चुअल में उसको क्रुएलिटी भी होता है, सब कुछ होता है। पहले क्या था कि वो परिवार के बीच में ही बात दब के रह जाती थी। पहले क्या था कि वो घर से बाहर नहीं जाती थी। शी वाज़ नॉट अवेयर अबाउट देयर हर राइट्स कि क्या करना चाहिए, Exactly. कहाँ जाना चाहिए। आज की डेट में इट्स ओपन जैसे आपके माध्यम से, बाकी और बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ से लीगल एड हम ये कह सकते हैं कि काउंसलिंग, कोर्ट की अवेलेबल काउंसलिंग, है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो अपने राइट्स के बारे में उनको पता चलता है। करियर बनाना एक अलग चीज़ है। इन प्रॉब्लम्स को सामने लेके आना कोई भी लड़की नहीं चाहती, जब तक जेन्युइनली उस पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब आज के इंडिया में भी, जिसको हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, या वी आर ऑलमोस्ट, आई वुडंट से डेवलप्ड कंट्री, वी आर बट वी आर डेवलपिंग नेशन, तो आज के दौर में भी क्या क्रुएलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है फीमेल्स पे, या जहाँ पे हम इतने कैंपेन्स, इतना अवेयरनेस फीमेल्स के लिए चलाते हैं, वो कितना यूज़फुल है, या फिर फीमेल्स आज की डेट में भी टॉर्चर हो रही हैं? देखिए, अब क्रुएलिटी की डेफिनेशन अगर जो आप कहें कि एक घर में मारपीट तक सीमित है, शायद मैं उसको गलत समझूँगा। क्रुएलिटी कोई मारपीट तक ही सीमित नहीं है आज की डेट में, इट्स मेंटल क्रुएलिटी आल्सो। फिजिकल से इमोशनल टूट जाना, हर बात पे किसी चीज़ के लिए ताना देना कि नहीं आप ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया। अगर जो एक मेल कमा रहा है या वो बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के लिए अर्निंग कर रहा है, तो सम टाइम वो बोलना शुरू कर देता है कि आप भी मेरा साथ देते, तो शायद हम आगे निकल सकते थे। सास-ससुर का भी कई बार रोल होता है कि फैमिली में वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। सो क्रुएलिटी की डेफिनिशन मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से हम उसको सिर्फ़ 2 शब्दों तक सीमित नहीं रख सकते, उसको बहुत आगे तक हमें सोचना चाहिए। एंड ये सच्चाई है कि आज की डेट में ये चीज़ें बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटी। इमोशनल क्रुएलिटी की अभी हमने बात की, या अभी हमने आपने समझाया कि फिजिकल क्रुएलिटी, क्रुएलिटी इज नॉट ओनली द फिजिकल क्रुएलिटी, तो इसमें मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स अपार्ट फ्रॉम कि मारपीट हो गई, व्हाट एल्स कैन बी कंसिडर्ड एज क्रुएलिटी? क्रुएलिटी आप ये देखिएगा कि अगर जो उसको किसी चीज़ को अपने घर से लेके आने के लिए प्रेशराइज़ करना या किसी चीज़ से कंपैरिज़न करना कि हाँ, वो ऐसे नहीं, ऐसे है, आप यहाँ पे इक्वल नहीं है उनके, उसको मेंटल प्रेशर करना, दैट इज़ ऑल्सो एन क्रुएलिटी ऑन फीमेल्स एंड बेसिकली वो चीज़ शायद एक औरत के लिए मुझे कहता हूँ कि शायद वो किसी को ना भी बता पाए, उसके लिए कितना घुटन भरी चीज़ बन जाती है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ़ में सिर्फ़ उसी चीज़ को सोचते हुए अपने को बहुत पीछे लेके चली जाती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। एंड कमिंग बैक टू द करियर,
मतलब अब जिस तरह से लोग अपना करियर बनाने में सुपर बिजी आई वुड से, और स्पेशल आई वुडंट से ओनली इन कॉर्पोरेट कल्चर, बट आप किसी भी बिजनेस में जॉब में देख लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कल्चर काफी कॉमन हो चुका है। वेदर सामने वाला पर्सन मैरिड है नहीं है, तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या रीजन है? शादी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि आई हैव सीन शादी भी बहुत अच्छी चल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो उस केस देखिए, में उस चीज़ में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कहना चाहूँगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे वो संस्कार जो हमारे पास आज नहीं है, क्योंकि हमारे पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। एग्जैक्टली वहीं से हमारी ग्रोथ शुरू होती है, वहीं से हम लोगों को एक डेवलप करना शुरू कर देते हैं। सेकंड थिंग, अगर जो आप बात करें करियर ओरिएंटेड, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे हमें शायद हमारी सोसाइटी में फीमेल्स, मेल्स कोई किसी को भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रमोशन के लिए कह सकते हैं आप। राइट। इन चीज़ों जी। के लिए भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कई बार, जिसको हम शायद आगे ले जाके ये बोलते हैं कि नहीं, ये आपने अपनी विलिंगनेस से किया है। बट नहीं, वो शायद एक-दूसरे से कंपैरिज़न करते हुए, कॉम्पिटिशन करते हुए आगे जाने के लिए भी किया जा सकता है। आज की सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी है, हम लोग फॉलो करते हैं बाहर वाले लोगों को, कि इंडिया से बाहर क्या चलता है, कैसी सोसाइटी है, बनना वैसा चाहते हैं, बट उन लोगों की शायद सोच हम लोगों से कहीं दूर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए, इंडिया में डिवोर्स होने के बाद में पति-पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं, उनकी फैमिलीज़ बात नहीं करती। बट राइट। अगर जो हम बाहर की बात करें, वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर की बात अडॉप्ट। करें, तो एक-दूसरे से मिलते हैं, वो बाद में भी फ्रेंड्स रहते हैं। उन लोगों का जीने का तरीका अलग है, हमारा एक अलग है। राइट। हमारे लिए जो चीज़ गलत है, शायद उनके लिए वो सही है। सो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, ना कि वहाँ पे क्या चल ये बहुत ज़रूरी है। एंड रही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हमारे पास में नहीं होती है, शायद उसी की खोज में हम बाहर निकल जाते हैं। सन्यासी हिमालय पे चले जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि द हस्बैंड हू इज़ वर्किंग द एंटायर डे इन द ऑफिस, वो घर में आने के बाद में, ही इज़ नॉट हैविंग टाइम, क्वालिटी टाइम विद वाइफ, राइट। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है कि हाँ, जो 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल है, जो बात कर सकते हैं उनके साथ में। द सेम वे इट अप्लाइज़ टू द फीमेल आल्सो। सो ये दोनों को देखना चाहिए कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड की क्या ज़रूरतें हैं या वाइफ़ की क्या ज़रूरतें हैं। उन दोनों को देखते हुए अपने आप को उसी तरीके से उन लोगों को ढाल लेना चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि हम जैसा देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसा ही शायद सामने वाले को दिखना चाहिए। वाइफ़ को ये समझना चाहिए कि मुझे मेरे पति क्या चाहते हैं, और पति को ये देखना चाहिए कि पत्नी क्या चाहती है। ये तो हमने बात की एक इमोशनल एंगल की। अब अगर इसका हम लीगल एस्पेक्ट देखें, तो एक्स्ट्रा मैरिटल इज क्रुएलिटी। अगर एक पार्टनर को ऑब्वियसली पता चल जाता, देन व्हाट लीगल रिकोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल? क्या लीगल कोर्स अवेलेबल है अगर एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चलता है? देखिए, हमारे कोर्ट्स इस बात पे क्लियर हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इट इज़ नॉट अ क्राइम। राइट। बट अदरवाइज़ अगर जो हम देखें, डिवोर्स की डेफिनिशन में क्रुएलिटी इज़ देयर। अगर जो वो प्रूफ मिल जाता है, तो कोर्ट्स आर देयर। येस, डेफिनिटली यू कैन गेट अ डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड और वाइफ, व्हाटएवर यू कैन से, जिसकी भी यहाँ पे गलती है। मतलब दिस इज नॉट अ क्राइम, बट दिस कैन बी द ग्राउंड कि आप डिवोर्स ले सकते हैं इसके बेसिस एग्ज़ैक्टली, पे। दिस इज़ नॉट अ क्राइम इन द सेंस आई कैन से कि आज की हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कानूनी तौर पे अगर जो हम डिवोर्स की तरफ जाना चाहें, तो इसके बेसिस पे हम केस को कंटेस्ट कर सकते हैं, और कंटेस्ट करने के बाद में कोर्ट भी हमें रिलीफ देगा। ओके। तो अब ऐसे केसेस में हस्बैंड्स का सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है कि मुझे मेरी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी पता है। तो क्या उसके बावजूद भी मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? या उनका कहना होता है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो शादी अभी भी चलाना चाह रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाइफ का है, तो मुझे मेंटेनेंस क्यों देना है? ऐसे केसेस में भी मेंटेनेंस बनता है या उसका रेशो ऊपर-नीचे हो सकता है? देखिए, मेंटेनेंस की डेफिनिशन एक अलग है। मेंटेनेंस की अगर जो हम बात करें, तो मेंटेनेंस कब ले सकता है और कौन ले सकता है? हुँ। मेंटेनेंस वाइफ ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं, और ओल्ड एज पेरेंट्स ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 125 हम इसमें फाइलिंग कर सकते हैं। एंड कब ले सकता है? व्हेन ही और शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। राइट। सो आज की डेट में वो चीज़ प्रूव करना कोर्ट में कि शी इज़ हैविंग एन मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी डिवोर्स का डेफिनेशन, बट इनिशियल स्टेज पे कोर्ट हैज़ टू सी दैट शी इज़ एबल टू मेंटेन हरसेल्फ और नॉट। दैट इज़ द ओनली, येस शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, बट इट इज़ सेकंड एस्पेक्ट दैट कोर्ट उसको देखने के बाद रिजेक्ट करेगा, उसको अलाउ करेगा, वो प्रूव करना इट्स बट अकॉर्डिंग। जनरल प्रैक्टिस क्या फॉलो होता है? आई मीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी आर वाइफ्स एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस? डेफिनिटली। सबसे कॉमन ग्राउंड्स आज की डेट में डिवोर्स के आप पिटिशंस में क्या देखते हैं? मतलब जनरली फ्रॉम मेल्स की साइड से बात करें और फीमेल्स की साइड से? देखिए, आज की डेट में सिर्फ़ डिवोर्स के केसेस में अगर जो हम पर्सनल लेवल पे पार्टी से बात करते हैं, तो दैट इज़ कंपैटिबिलिटी कि ओके। हमारा नहीं है। बट ग्राउंड बनाने के लिए दैट इज़ क्रुएलिटी ओनली और डाउरी। ये कॉमन ग्राउंड्स हैं हमारे यहाँ पे। तो कंपैटिबिलिटी यू मीन कि कंपैटिबिलिटी नहीं भी मैच हो रही है तो भी पीपल फ्रेम पिटिशंस और दे मेक एलिगेशंस इन सच अ वे कि वो क्रुएलिटी दिखाया जाए। एग्ज़ैक्टली, बेसिकली लॉ की जो डेफिनिशंस हैं, हुँ। जिसके ग्राउंड पे हम सेक्शन 13 में अगर जो हम डिवोर्स फाइल करते हैं, हमें वो ग्राउंड्स एटलीस्ट लेना पड़ता है। आई ठीक एम है। नॉट सेइंग कि पार्टीज़ के साथ में ये नहीं होता है, बट वो हमें शायद बता नहीं पाते हैं। अगर जो मैं मेंटल क्रुएलिटी की बात कर रहा हूँ, सो फिज़िकल क्रुएलिटी और मेंटल क्रुएलिटी वो प्रूव ही नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते हैं। बट उनको लीगल फ्रेम में करने के लिए हुँ। हमारे पास में आते हैं, देन हम उनको ड्राफ्टिंग्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स बेसिकली जब आप एक पार्टी से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फीमेल आपको निकाल के बताती है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें आई कैन से कि वो ऐड ऑन भी होती हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें रियलिटी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर लड़की झूठ बोलती है, जैसा मैंने पहले कहा, उसके साथ में क्रुएलिटी होती है। हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। समटाइम इट इज़ दैट ही इज़ नॉट कंपैटिबल, मीन्स कि फैमिलीज़ प्रिटेंड भी करती हैं कि हमारा बेटा शायद इस लेवल पे है, इस लेवल पे काम कर रहा है, बट उसका मेंटल लेवल वो नहीं होता है। मेंटली ही इज़ नॉट दिस मच एफिशिएंट कि वो कर रहे हैं। तो दीज़ आर ऑल ग्राउंड्स बेसिकली टू फाइल ए डिवोर्स पिटीशन। एंड आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स इंडिया में डल रहे हैं, शुरू हो गए हैं, क्योंकि वही वेस्टर्न जो हम अभी बात कर रहे थे, कि जिसको हम टाइम नहीं है लोगों के पास उतना स्पेयर करने के लिए कि केयर करने के लिए भी दूसरा वो एक दूसरे से छुटकारा पाने की जब बात आ जाती है, तो उसको छुटकारा पाने की बात ही हम ये करेंगे कि वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट यू कम एंड साइन। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वन आई वाज़ एन एडवोकेट इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस। उसमें हुआ क्या, एक बहुत गरीब फैमिली थी। आई वाज़ स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द जज। मैंने उस पार्टीज़ ने एलिगेशंस लगाए अपने ननद, उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली के अगेंस्ट। द मैटर वाज़ इन करनाल कोर्ट ओके। एंड उसके हस्बैंड के सॉरी वो जो ननद की फैमिली थी, वो कैथल में रहते। मैंने आस्क्ड देम कि आप क्या काम करते हैं? तो लेडी ने कहा कि मैं घर में झाड़ू-पोछा करती। मैंने पूछा कि आपकी ये बताइएगा कि जो आपके ननद है वो क्या करता है? उसने बोला कि वो और उसका हस्बैंड दोनों शायद फ्रूट और वेजिटेबल सेलर है। अच्छा। एट दैट टाइम डिस्टेंस को अगर जो मैं देखूँ तो मुझे लगता है बस का किराया ही 40-50 रुपीज़ है। एक आदमी जो ₹200 रोज़ कमाता है, बचाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हेल्थ ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग में ₹200 दोनों लगा के उसको सिर्फ़ पीटने के लिए वहाँ आ रहे हैं। तो दीज़ काइंड ऑफ एलिगेशंस आर वेग बेसिकली। हमें प्रूव करना चाहिए कोर्ट में आने के बाद कि हाँ, ये चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगा सब लोगों से कि जो एक्चुअल सिचुएशन है, वो सामने लेके आइए सो दैट कि जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ है एग्ज़ैक्टली क्रुएलिटी हो रही है, कोर्ट भी उसको आइडेंटिफ़ाई खुद करे। आइडेंटिफाई करें, राइट। अदरवाइज़ फेक केसेज़ की वजह से शायद जिस लड़की को सही में ज़रूरत है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सभी को हम एक ही तरफ देखते हैं, हुँ। एक ही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम ये कहते हैं कि सास-ससुर ने भी किया, तो कोर्ट का भी कई बार ये ओपिनियन बन जाता है कि सास-ससुर एज्ड हैं एंड ऑल। बट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सास-ससुर का बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिलीज़ होती हैं, वो लोग ही शायद अपने बच्चे को रोकना शुरू करें, मेल की बात करें। एंड फीमेल की तरफ से ही मैं कहता हूँ कि मदर जो होती हैं या फादर जो होता है, उसको भी मुझे लगता है कि अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए कि देखिए छोटा बातें ऐसा नहीं है कि छोटी से ही बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर जो हम चीज़ों को कंट्रोल कर लें, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। वन ऑफ माय फ्रेंड्स सिस्टर गॉट मैरिड इन ए नॉर्मल फैमिली और जब वो शादी हुई तो जिस घर से वो गई वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे, बहुत सारे लोग काम करते थे, जिस घर में गई वहाँ पे नहीं था।
एंड शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द सर्वेंट्स कि मैंने को तो यहाँ घर में काम करना कम पड़ता है. हर फादर टोल्ड कि मैं भेज देता हूँ. 2 दिन गया, 3 दिन गया, एंड अगेन शी हैज़ टू वर्क देयर. देन ब्रदर केम फॉरवर्ड एंड सेड कि आपकी शादी वहाँ हो गई है, यू हैव टू एडजस्ट देयर अकॉर्डिंग टू दैट फैमिली. आज मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे से रह रही हैं. अगर जो उस दिन वो ब्रदर सपोर्ट करके बोल देता है कि मेरी बहन को तंग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक नया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हमारे कोर्ट में आ जाता और हम सब लोग उसको देख रहे होते. तो इनिशियल स्टेज पे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द फैमिलीज़ टू मैनेज ऑल दीज़ थिंग्स. कोर्ट का रिकॉर्स है, एनी टाइम यू कैन फाइल द डिवोर्स पिटीशंस. मेंटेनेंस भी जहाँ पे ज़रूरत है मुझे लगता है वहाँ फाइल करना भी चाहिए. फ्रैंकली स्पीकिंग पहले का सिनेरियो एक अलग था. आज का जुडिशियल सिस्टम, आज का लॉ एंड आज का जितना भी हम ये कहें मीडिया, इसकी वजह से एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट देयर राइट्स. अब जब ये केसेस स्टार्ट होते हैं या अभी केस नहीं भी स्टार्ट हुआ है, देयर इज अ डिस्प्यूट और वाइफ घर से जा चुकी है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है मेल्स फेस करते हैं, दे आर लाइक कि वाइफ आने को भी तैयार नहीं है, वाइफ आने को भी तैयार नहीं है, और वाइफ बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगी. तो ऐसे केसेस में स्पेसिफिकली क्या रिकोर्स अवेलेबल है उस मेल के पास? देखिए, सेक्शन 9 का पिटिशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वो कोर्ट का अगर जो मैं रेमेडी का बात करूं, सो ही कैन मूव बिफोर द कोर्ट सो दैट और वो अपनी उसके वाइफ बाद को. भी मतलब सेक्शन 9 अप्लाई करने के बाद भी अगर वाइफ रेडी नहीं है आने के लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार हम यही कह सकते हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अगेंस्ट हिज और हर विल कि उसको लेके आए. कोर्ट कैन पास एंड डिक्री कि शी शुड गो देयर. इफ शी इज नॉट गोइंग देयर देन ही इज हैविंग एन right that anytime he can file a case for the divorce फॉर because डिवोर्स. yes, definitely तो it ऐसे becomes a केसेस right में भी basically. मेंटेनेंस मैंडेटरी हो जाता है जहाँ पे Definitely. वाइफ को बुलाने के बाद भी शी इज नॉट विलिंग टू कम एंड स्टे, तो ऐसे केसेस में भी हस्बैंड इज लायबल टू पे मेंटेनेंस? बेसिकली अभी वो क्रुएलिटी जो है वो स्टेज प्रूव होना बाकी है कि दिस इज एन क्रुएलिटी ऑन हस्बैंड and on based on that cruelty he has filed in case before the court. So in my opinion and according what I have seen, the courts the again I'm saying कि maintenance is something different. जब तक आपका लीगली डिवोर्स नहीं हो रहा है, डिवोर्स होने के बाद की भी बात मैं करूं, अच्छा. तब तक वो मेंटेनेंस देना बेसिकली इक्वल राइट्स हैं हमारे यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स में. इट इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन द इक्वल स्टेटस ऑफ वाइफ ऑल्सो. एग्जैक्टली. बराबरी का अधिकार बराबरी. है उसको. अगर जो वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके आ पा रही है देन कोर्ट इज गोइंग टू फिक्स द मेंटेनेंस. कोर्ट भी देखता है आज की डेट में तो दोनों पार्टीज को एफिडेविट्स फाइल करने के लिए भी बोला जाता है. यू हैव टू फाइल द एफिडेविट अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, क्या इनकम है, क्या आपका एक्सपेंसेस है. बेस्ड ऑन दैट फिर वो इक्वली कोर्ट मेंटेनेंस देता है. मेंटेनेंस मुझे लगता है कि आज की डेट में ज़रूरत भी है. कई केसेस में ऐसा है, आज मैं अगर तो आपको ये बोल दूं कि नहीं वो नहीं देना चाहिए, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट ज़रूरतमंद के बारे में क्या. एग्जैक्टली. देयर आर फीमेल्स जिनके बच्चे फैमिली हैं में साथ बच्चे में. हैं साथ में, उन लोगों को कैसे वो मेंटेन कर पाएंगे. हस्बैंड्स जो हैं दे आर फ्री हो जाते हैं एक बार कि हाँ मेरे वाइफ मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, डिवोर्स का केस डाल दिया है एंड लाइफ को आगे बढ़ा दिया है, मैं तो जीने के लिए फ्री हूँ, ही कैन गो एनीवेयर. राइट. बट एटलीस्ट मेंटेनेंस इन माय ओपिनियन उसको हमेशा याद दिलाता है कि सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू, आपको ये पूरा करना है. फ्री नहीं हो सकते फ्री नहीं बेसिकली हो आप अलग सकते. रह के. यस. एंड बेस्ड ऑन दैट एटलीस्ट इन मेनी ऑफ द केसेस कोर्ट का इंटरफेरेंस कह लीजिएगा, मीडिएशन कह लीजिएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी शादियां बच भी जाती हैं. आर मीडिएशंस रियली हेल्पफुल? मतलब उसको कोई उतना सीरियसली लेके चलता है मीडिएशन के प्रोसेस को कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान मीडिएशन रेफर भी कर दिया गया, तो व्हाट शुड बी द, आई वुड से, अच्छा स्टेप क्या होगा? व्हाट कैन बी द बेस्ट फॉर क्लाइंट्स? मीडिएशन लेना चाहिए या फिर कोर्ट प्रोसीजर्स जो चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि मीडिएशंस बहुत हेल्पफुल हैं आज की डेट में, दो परिवारों को बचाने के लिए. अगर जो एक हस्बैंड और वाइफ को 2 घंटे भी हम अकेले बैठने का समय दे देंगे तो मुझे लगता है कि 50% उनकी ईगो वहीं सेटिस्फाई हो जाती है. ओके. एंड बैठने के बाद में वो बात अगर जो होंगी तो कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो वो एक दूसरे की फैमिली के थ्रू जब हम बात करते हैं वो एक अलग है. इफ थर्ड पर्सन इज सिटिंग देयर सो हमें लगता है कि वो एक न्यूट्रल पर्सन है, वो दोनों की बात सुनने के बाद में कोई कंक्लूजन निकाल के देता है. और वो
मुझे लगता है कि 50 to 60% केसेस में सक्सेसफुल भी रहता है कि दोनों के परिवारों को बीच में ना लेके आया जाए, हस्बैंड और वाइफ को बिठा के उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाए, तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। कई केसेस में मैंने देखा है, पर्सनली मेरे पास में भी 1-2 केसेस थे, जिसमें लड़के ने सिर्फ यही कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, रहने के लिए भी तैयार हूँ, हम्म। बट इसके परिवार के साथ में किसी रीज़न से मेरी नहीं बन रही है। अगर जो उन चीज़ों को मैं हटा के देखूँ, अगर जो वो लड़का सच में ही रहना चाहता है, तो ही और शी कैन कॉम्प्रोमाइज़ एट दैट टाइम। होता है, मीडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। तो जब सेक्शन 9 का केस हस्बैंड्स डालते हैं और सेक्शन 9 अप्लाई करने के बाद भी वाइफ मना कर देती है कि मुझे नहीं आना है, उसके बाद भी वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सेक्शन 9 में हस्बैंड किस रीज़न की वजह से उसको लेके आना चाह रहे हैं, एंड कंडीशंस होती हैं कि यस, ये चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम थी, आज वो सॉल्यूशन हो गया है, मैं उसको लेके आना भी चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है? वो अगर सफिशिएंट कॉज़ की यहाँ पे बात आ रही है कि अगर जो वाइफ़ भी सफिशिएंट कॉज़ देती है, उसके बाद भी कि मैं इस घर में या इसके साथ इस वजह से नहीं रहना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि शी हैज़ टू गिवन स्पेसिफिक कॉज़, रीज़न, कि दैट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न शी इज़ नॉट एबल टू स्टे विद द फैमिली और विद द हस्बैंड, देन she can claim the maintenance. Otherwise, it all depends upon court to court and case to case that वो नहीं देगा उसको मेंटेनेंस। अब बात आती है किसी कहीं केसेस में ऐसा होता है कि वाइफ अर्निंग है, वाइफ वेल कैपेबल है अपने लिए अर्न करने के लिए, और ऐसे केस में चाइल्ड की जो कस्टडी है, नॉट लीगली बट एनीवेज चाइल्ड जो है वो मदर के पास ही है, नेचुरली 90% मदर्स ही रखती हैं चाइल्ड। तो ऐसे केसेस में क्या वो स्पेसिफिकली चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या फिर वो कैपेबल इनफ है तो चाइल्ड को भी अलाउ नहीं किया जाएगा मेंटेनेंस? नहीं, देखिए, बच्चे की ज़िम्मेदारी ऐसा नहीं है कि माँ की है या बाप की है, वो दोनों की ज़िम्मेदारी है। स्टेटस जो है उन दोनों को मेंटेन करना है, और बच्चे की ज़िम्मेदारी, आई कैन से पर्सनली इन आवर सोसाइटी, इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन वाइफ एंड द एंड द चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन। सो अकॉर्डिंग टू दैट, हस्बैंड से वो क्लेम कर सकती है अपने बेटे की मेंटेनेंस या बेटे की, व्हाटसोएवर इज दिस। सो उन दोनों के लिए वो क्लेम कर सकती है, अगर जो वो कैपेबल है मेंटेन करने के लिए, देन आल्सो शी कैन क्लेम। अच्छा, और अगर वाइस वर्सा बात करें कि बच्चा जो है वो हस्बैंड के पास है और वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते या किसी डिस्प्यूट के चलते वो घर से अभी चली गई है, बट शी इज वेल केपेबल ऑफ अर्निंग, वो हस्बैंड से ज्यादा या इक्वल शी इज अर्निंग, तो क्या हस्बैंड बच्चे के लिए मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है वाइफ से? ऐसे अगर भी जो, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये डेफिनेटली हस्बैंड भी कर सकता है। मेंटेनेंस मींस एनीबडी, एनीबडी यू कैन से कि वाइफ, पेरेंट्स और बच्चे। हम्म। Section 125 specifically say for the children, if husband is not capable to maintain the child, then he can claim the maintenance for children also. नाइस। मतलब आज तक मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो रहा सिर्फ ऐसा है कि हस्बैंड हो या बच्चा हो वो, सॉरी, वाइफ हो या जो बच्चा हो वो हस्बैंड से क्लेम कर सकता है, बट यू मीन टू से कि बच्चे के लिए हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है वाइफ से? Basically, but he has to prove that he is not able to maintain the child. ओके, ही हैज टू प्रूव दिस। He has to prove this. बट ये वाइफ के केस में नहीं है कि वाइफ नीड्स टू प्रूव कि शी इज नॉट केपेबल इनफ टू नहीं, ये मेंटेन दोनों द के चाइल्ड, केसेस दोनों में के है, केस में। दोनों के केसेस में कस्टडी अगर तो वाइफ के पास में, शी हैज टू प्रूव कि आई हम्म। एम नॉट अर्निंग, और मेरे बेटे का या बेटी का स्टेटस इस लेवल पे मुझे मेंटेन करना है, स्टडीज के रिगार्डिंग है, स्टडीज के रिगार्डिंग। सो शी हैज टू, ओके। both parties has to prove before the court that we are not able to. ओके। मैंने जैसे पहले कहा है कि unable to maintain word is there in the law. Unable to maintain, husband can say this thing कि I am unable to maintain, और wife can say I am unable to maintain. ये constraints जो हैं, ये शायद मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में कि वो नहीं ले सकता, या वाइफ नहीं मांग सकती, या हस्बैंड इस रीज़न से नहीं मांग सकता। वही चीज़ हमने शुरू में भी डिस्कस किया हुआ है कि आज की डेट में, जैसे आपके चैनल के माध्यम से या बहुत सारे ऐसे लीगल, आज की डेट में जितने भी हैं, यूट्यूब से लोग सीख रहे हैं या पता कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, एवरीबडी इज़ वेल अवेयर अबाउट देयर राइट्स। राइट। तभी अभी शुरुआत में हमारी बात हुई थी कि आज की डेट में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं डिवोर्स के, बिकॉज दे आर गोइंग फॉरवर्ड, उनको पता लग रहा है जिंदगी में, एक दूसरे को देखने के बाद पता चल रहा है कि यस, यही प्रॉब्लम मेरे साथ में मेरे साथ भी है। राइट। तो अगर चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो चाइल्ड कस्टडी में कुछ रूल बुक लॉ डिफाइंड है कि बच्चे जो हैं वो मदर की कस्टडी में रहेंगे या फादर की, और कुछ डिफरेंशिएशन है कि
लड़का है तो किसकी कस्टडी में रहेगा, लड़की है तो फादर को कस्टडी मिलेगी या नहीं? देखिए ऐसा है कि गार्डियन एंड बॉन्ड एक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो बच्चे हैं 5 से 7 साल की उम्र तक के, वो वाइफ के पास में रहते हैं, एंड आफ्टर दैट वो कोर्ट में अपनी कंसेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर मैच्योरिटी लेवल दे कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट कि किसके साथ वो रहना चाहते हैं, एंड कोर्ट कैन ऑल्सो सी द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ओके, उन एस्पेक्ट्स को भी कोर्ट देखते हुए देन कस्टडी हैंड ओवर कर हैंड ओवर कर। अब इसमें अगर एक एक्सेप्शन की बात करें, लाइक वन ऑफ माय क्लाइंट, उनकी 3 इयर्स की डॉटर है और बहुत टफ हो गया था वो कस्टडी लेना, जहाँ पे ये पता चलता है कि मदर जो है वो ऑलरेडी एक नहीं कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है। तो वहां पे जाके उस फीमेल चाइल्ड की कस्टडी जो है वो फादर को दे दी गई। तो इज इट और इसी के कॉन्ट्रेरी अगर बात की जाए तो कर्नाटका हाई कोर्ट का अभी आई हैव रेड रीसेंट जजमेंट, जहाँ पे हाई कोर्ट हैव पास द जजमेंट कि जरूरी नहीं है कि मदर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो शी इज नॉट अ गुड वाइफ, तो शी कैन नॉट बी अ गुड मदर ऑल्सो। बट उस केस में जो कस्टडी है वो डॉटर की मदर को ही दी गई। तो यहाँ पे हस्बैंड अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकता है कि अगर उसको डॉटर की कस्टडी चाहिए ऐसे किसी सिनेरियो में? देखिए ऐसा है कि कानून के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया कि 7 साल तक जो है, बट अगर जो हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि दैट वाइफ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या वो इस लेवल पे सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है जिस सोसाइटी में आज की डेट में हम अपने डॉटर को या बच्चों को रखना पसंद करेंगे, सो कोर्ट सीइंग द कंडीशन ऑफ द वाइफ एंड सर्कमस्टांसेस, वो फादर को भी कस्टडी दे सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन केस टू अपब्रिंगिंग केस, कैसा होगा, मतलब कोर्ट कंसीडर्स दिस सिनेरियो इन basically टर्म्स ऑफ welfare of the फाइनेंस एंड child has to be seen, वेलफेयर welfare of चल। the child has to be seen, ओके, and it depends in each and every case it is different. ठीक है। समटाइम्स फादर कहीं गलत रिलेशनशिप में है या उसका है, सो उसको कस्टडी देने से पहले मदर हैज़ टू प्रूव, इन केस हस्बैंड वाइफ अगर जो अडल्ट्री में है, किसी और के साथ में रह रही है, रीमैरिजेस के केसेस में भी कई बार ऐसा होता है कि वाइफ वांट्स टू प्रोसीड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर लाइफ, सो उस उन केसेस में भी कोर्ट हैज़ टू सी केस टू केस बेसिस पे है, सर्कमस्टांसेस हमें देखना पड़ता है। सम टाइम ऐसा है कि वो रहने के लिए जगह है या सही नहीं है, अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट जो है देखने के बाद में ये डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो उस केस का क्या सर्कमस्टांसेस है, उसमें क्या फैक्ट्स अलग रहेगा, हर केस का फैक्ट्स अलग रहता है, तो उन चीज़ों को हम शायद केस टू केस बेसिस पे ही डिस्कस कर सकते हैं। तो सर अगर चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो देयर इज अ लॉ कि बेटा है या बेटी वो मदर के पास कब तक रह सकते हैं, और कोई एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं जहाँ पे फादर को कस्टडी दे दी जाएगी या स्पेसिफिकली मदर को दे दी जाएगी, और किस एज तक बच्चे जो हैं वो अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक हमें फादर के पास रहना है या मदर के पास? देखिए एज पर लॉ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हिसाब से 5 to 7 years के जो बच्चे हैं उनकी जो कस्टडी है वो मदर के पास में रहती है, ओके, बट कोर्ट हैज़ टू सी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की परवरिश कहाँ अच्छे से हो सकती है, क्या क्या सिनेरियो है, अगर जो वर्स्ट कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि मदर इज़ नॉट एबल टू मेंटेन, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, और या कुछ भी ऐसा रीज़न है, तो कोर्ट के अंदर कोर्ट कैन टेक ए डिफरेंट व्यू ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। So as per law, it is up to 7 years, and after 7 years, it is the consent. You can say कि हम बच्चे से कोर्ट में भी पूछ सकते हैं कि वो किसके साथ रहना पसंद करते हैं। ओके, इन चीज़ों के साथ इन केस इफ कोर्ट फील्स कि हाँ अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए इमोशनली या फिजिकल रीजंस की वजह से भी, देन कोर्ट हैज़ टू सी द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। कोर्ट का भी अपना एक ओपिनियन कोर्ट कैन फ्रेम कि इन रीजंस की वजह से कस्टडी हस्बैंड को दी जाती है, यानी कि फादर या मदर को दी जाती है। कोर्ट को ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए एक रीजनिंग देते हुए एक जजमेंट पास करना होता है कस्टडी के केसेस में। इट इज़ बेसिकली वेरी डेंजरस बिकॉज बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, सो उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए भी कोर्ट को ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ मैरिड है, वाइफ प्रेग्नेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके साथ है वाइफ का, वाइफ उनसे प्रेग्नेंट है। अब हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स की बात आती है इसके चलते, तो क्या वाइफ जो है
वो इस बच्चे के लिए, टू बी चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोस? बेसिकली अभी जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, देयर इज नो डिवोर्स बिटवीन द पार्टीज। एग्जैक्टली, अभी तक के कोई अभी तक डिवोर्स नहीं नहीं है, हुआ है, शादीशुदा जिंदगी चल रही है चल उन रही दोनों है। की। एंड एट दैट टाइम पीरियड वो कंसीव करती है एक हम्म, बच्चा, अभी जो है हम्म, शी कैन क्लेम एनी टाइम, क्योंकि बच्चा लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है, हम्म, वो हमेशा लेजिटिमेट ही है। ओके। तो उसका वो कोई ना हस्बैंड का कोई ही कंसिडर फादर किया है। जाएगा? देखिए, जब तक कि वो डीएनए से प्रूव नहीं होता है कि वो किसी हाँ, और का है, तब तक तो हस्बैंड का प्रूफ उसी का माना जाएगा वो। और शी कैन क्लेम द मेंटेनेंस आल्सो अनलेस एंड अनटिल ये फैक्ट्स में या कहीं भी ऐसी चीज़ आ जाए कि वो उसका बेटा या बच्चा जो है वो नहीं वो है, नहीं। तब तक वो शी कैन क्लेम द मेंटेनेंस। और आई गेस डीएनए तो जो कोर्ट्स हैं वो बहुत रेयरली ही अलाउ करते हैं, तो इन अ वे शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड उस बच्चे के डेफिनेटली लिए। वो उस बच्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अभी तो उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है। हम्म, देयर आर चांसेस कि मीडिएशंस के बाद में क्या चीज़ें हैं, ये इनिशियल स्टेज के क्लेम्स होते हैं। मे हम्म, बी इट इज़ फ्रॉम द हस्बैंड साइड और वाइफ साइड कि ये मेरा नहीं है बच्चा। ये कॉमन फाइट्स हैं हमारे आज की सोसाइटी के बीच में हस्बैंड वाइफ में कि वो मेरा बच्चा नहीं है। सम टाइम ये होता है कि इन हीट्स ऑफ वर्ड्स में यू कैन से वाइफ भी बोल देती है कि ये तुम्हारा नहीं है, लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। बट हाँ, इस चीज़ में बच्चे को सफ़र करना या हम ये कहें कि उसके राइट्स को हम ख़त्म उसके नहीं कर राइट्स को सकते हैम्पर हैं। नहीं कर सकते। ही और शी जब भी वो है, उसको अपने राइट्स मिलने चाहिए एंड शी कैन क्लेम मेंटेनेंस आल्सो अकॉर्डिंग टू 125 एंड गार्डन एंड वार्ड्स एक्ट में शी कैन क्लेम फॉर द चाइल्ड एनी टाइम। ओके, तो ये तो हमने बात करी लॉ की कैसे इम्प्लाई होगा। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल सेगमेंट, आपकी लाइफ का अभी तक के टेन्योर का सबसे वर्स्ट केस क्या रहा होगा जहाँ पे एक्चुअली मेल जो है उसने बहुत सफर किया है जस्टिस पाने के लिए कह लीजिए, या वाइफ ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा दिए हों, आपने अपने करियर में ऐसा जो देखिए वर्स्ट से वर्स्ट एलिगेशन हस्बैंड पे मैं लगा दोनों दिया? तरफ के ही आपको बताता हूँ ये चीज़ें। मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, ही इज़ एन ऑफिसर आल्सो एंड उस केस में ये है कि वाइफ जो थी शी वाज नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू हस्बैंड। हस्बैंड। बेसिकली स्टेटस में बहुत गैप था उन दोनों के, बट हैप्पीली मैरिड, बहुत अच्छे तरीके से है। फैमिली के लिए भी रिस्पेक्ट एक हस्बैंड मांगता है। हम्म, अगर जो वाइफ कहती है कि अब मुझे मेरी फैमिली के राइट्स, मेरी फैमिली पे आना जाना या उनके रिलेशंस में आना जाना वो है, उस केस में भी यही था कि वाइफ यूज्ड टू से यू आर नॉट सपोज टू मेंटेन योर ब्रदर्स मदर, हम्म, उनसे मिलना बंद कर दीजिएगा, उनसे जाने का बंद कर दीजिएगा। काफ़ी समय तक ये लड़ाई चलती रही। हस्बैंड यूज्ड टू स्टे बैक, नो इश्यूज, जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। वन फाइन डे जब ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं पॉसिबली, देन अल्टीमेटली दे गॉट डिवोर्स्ड आल्सो एंड इस टाइप की सिचुएशन में मैं ये कहता हूँ कि इमोशनली हम सब लोग भी जुड़े होते हैं, क्योंकि हम दोनों पार्टीज को दोनों जानते हैं। पार्टीज को जानते दैट इज द ओनली रीजन कि दोनों पार्टीज को जब आप जानते हो तो आपको पता होता है कि ये सिर्फ ईगो की वजह से हैं। डिवोर्स हो रहा है। कि शादी चल सकती है बट बट ये कोई सिर्फ समझ जाए तो। समझ जाए तो। बट हाँ, उन सिचुएशंस में क्या होता है कि इफ़ यू विल कम फॉर दी हस्बैंड, वाइफ को लगता है कि ये उनके हैं या उनके फ्रेंड हैं, और अगर जो वाइफ की तरफ से आप ये बात करना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड को लगता है कि शायद उनका आप फेवर उनके कर रहे फेवर हैं। करें, ये बट मुझे लगता है। इंडिपेंडेंटली मुझे लगता है कि कुछ फैमिलीज में ये कोई बीच में बैठ के दैट वी कॉल द मीडिएशन, मीडिएशन। कोई सही तरीके से अगर जो है तो वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकते हैं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ में एंड शादीशुदा ज़िंदगी चल सकती है। इसके साथ में एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी बात कही शादी टूटने का, मेरी एक और कलीग थी, उन दोनों की लव मैरिज थी, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी उन लोगों ने जिया। वन फाइन डे आई डिस्कस्ड कि आप लोगों का 3-4 साल से शादी हो गया, यू शुड प्लान फॉर द फैमिली। दे सेड कि नो, वी आर हैप्पी। हमने सोसाइटी में कुछ बर्ड्स एनिमल्स इनको गोद ले लिया है, हमें बच्चा नहीं चाहिए। वन ट्रेंडिंग फाइन दीज डे, डेज। ट्रेंडिंग दीज डेज, दिस वाज नॉट द मेंटल लेवल ऑफ हस्बैंड कि मुझे इन्हीं चीज़ों के साथ ज़िंदगी बितानी है, बट इट वाज फॉर द वाइफ। भाई। One fine day she came to know he is having a extramarital affair only because she don't want a child। ये एक रीज़न शादी टूटने का भी बन गया। मैं ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में
आज वो पुराने समय की बात अगर जो हम वापस अपने सिनेरियो में वापस चले जाते हैं तो बुजुर्ग कहते थे कि भाई शादी हो गई, अब बच्चे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी परिवार अब बन परिवार जाएगा। बन जाएगा, सेटल हो जाएगी ज़िंदगी। हाँ, बहुत शादियाँ ना टूटने का या बचने का रीज़न शायद बच्चे भी हैं आज की डेट में। हस्बैंड वाइफ दोनों उनकी परवरिश के लिए एक दूसरे के साथ हैं। सम टाइम धीरे धीरे समय के साथ शायद उनके ग्रीवेंसेस जो भी उनके बीच की प्रॉब्लम्स हैं शॉर्ट आउट हो जाती हैं। कई बार बच्चे भी करवा देते हैं, और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते करते मुझे नहीं लगता कि शायद आप दोनों के भी कितनी जल्दी गिले शिकवे दूर हो दूर जाते हो हैं। जाए। कानूनी दांव पेच से बचने के लिए आप अपनी ज़िंदगी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ना, मम्मी पापा के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, 2 बच्चों की वजह से हम साथ रह गए, नहीं तो हम भी यस, साथ नहीं होते। एग्जैक्टली। बट एक्चुअली आई गेस किड्स आर द मीडियम जहाँ पे हम मीडिएट करके सॉर्ट कर सकते हैं चीजें, राइट? बेसिकली कई बार बच्चे भी एक रीज़न होते हैं कि डिवोर्स का, डिवोर्स का। कि हस्बैंड उसका स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहा है या हम्म। हस्बैंड उसको किसी लेवल पे नहीं है। बट मैंने देखा है कि 99% केसेस में बच्चे अगर जो हैं फैमिली के बीच में और परिवार वाले दो बीच में इंटरफेयर करते हैं, सो सेटल हो जाती हैं चीज़ें। सो एंडिंग इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कोई ऐसा केस आपके करियर में जहाँ पे बहुत वर्स्ट केसेस चले हैं, हस्बैंड वाइफ का एकदम टिफ रहा है और ऑन वर्ज ऑफ डिवोर्स, आप कहिए कि ऑलमोस्ट डिवोर्स साइन होने वाला है, एंड वहां पे समथिंग हैपेंड, अ ट्विस्ट हैपेंड, और उसके बाद देयर इज लाइक ओके नो डिवोर्स एंड दे आर स्टेइंग टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड यू नो एनी काइंड ऑफ दिस कपल? देखिए ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट से बाहर अगर जो हम देखें ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, बट अगर जो हम रियल लाइफ की बात करें तो एक को झुकना पड़ता है। राइट। कहीं ना कहीं आने के बाद में, एक लेवल पे आने के बाद में अगर जो डिवोर्स की सिचुएशन आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से कि इनिशियल डेज पे आपने सुना ही होगा कि 498 का किसी ने केस डाल दिया है। 498 के बाद में इनिशियल डेज में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज लॉ चेंज है, सब कुछ चेंज है, तो पुलिस क्या करती थी, सबसे पहले हस्बैंड को उठा लेती थी। राइट। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 डेज जेल में, हस्बैंड कहता था मुझे इसके साथ नहीं रहना है। वो प्रॉब्लम्स जो थी वो धीरे धीरे शायद सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, जुडिशरी के माध्यम से, लॉयर्स के माध्यम से, मीडिएटर्स के माध्यम से वो डॉक्यूमेंटेड हुआ। एंड आज की डेट में क्या है कि फर्स्ट पुलिस विल नॉट रजिस्टर एन एफआईआर, एक कंप्लेंट के बेसिस पे दे इंक्वायर अबाउट द राइट। केस, दे मीडिएट द मैटर। वहाँ पे कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ मेल ऑफिसर्स होते हैं जो उनके आपस में बात करते हैं उसको करने के रिगार्डिंग, ख़त्म करने के रिगार्डिंग। देन अगर जो वो सॉल्यूशन नहीं है तो देन मीडिएशन कोर्ट में आके होती है। इनिशियल स्टेज पे इन दोनों मीडिएशन से पहले पंचायत और हमारी सोसाइटी वाली मीडिएशन होती है। सो आई कैन से कि मीडिएशन वर्ड्स कम्स एवरीवेयर। राइट। सो जिंदगी में अगर जो एक इंसान को एक स्टेज पे, मैं ये कहता हूँ कि एक स्टेज पे अगर जो झुक के अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो कोर्ट से दूर रह के उसको आगे लेके जाना चाहिए। वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर आज हमें इम्पैक्ट कर रहा है, हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, बट कोर्ट में आके देखिएगा प्लीज आप, यू आर ए लॉयर सो यू नो बेटर देन मी कि कंडीशन क्या होती है। द एंटायर डे द किड्स हैज टू स्पेंड इन द कोर्ट। आई थिंक एक कॉमन मैन की बात करूं मैं तो हस्बैंड और वाइफ वो दोनों ही शायद अपने बच्चों को इस लेवल पे नहीं देखते। तो इसी रीजन से अगर तो मीडिएशन में बच्चों के साथ या आना भी पड़ता है, इन केस इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट आई डोंट वांट कि कुछ मेरा खत्म हो जाए, अनलेस एंड अनटिल इफ यू आर एडमेंट अबाउट दैट, आप लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है सोसाइटी में। एंड केसेस की बात करें तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ कोर्ट के इंटरफेरेंस से या हमारी इंटरफेरेंस से वो हैप्पीली जाना चाहते हैं, चले भी गए हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें वाइफ एडमिट कर लेती है कि ठीक है मुझे अपने पति के साथ रहना है, बिकॉज कुछ समय के बाद शी रियलाइज, जब वो अकेला रहना शुरू करते हैं देन दे रियलाइज कि उसकी वैल्यू क्या उसकी है। वैल्यू। सो So अल्टीमेटली इट्स basically वैल्यू। compromise is the crux of the marriage, कि एक ना एक को थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा, then efforts, love, everything makes that marriage. बेसिकली झुकने का मतलब मेरा एट दिस स्टेज इज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर रिस्पेक्ट, हाँ, obviously respect cannot be compromised, but in but terms of efforts obviously I guess you yes, can. one of the member has to come हाँ, forward one है। and say he or she has to start with the positive note कि at this stage यहाँ तक पहुँच गए हैं, शायद आगे जाने से बेटर है। बेटर है। एंड दीज डेज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे देयर आर फ्यू रील्स ऑल्सो वो ट्रेंडिंग में हैं
जिसमें हस्बैंड वाइफ बहुत एज्ड हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के राइट, एंड वो एक गाना गाते गाना हैं, तो गाते मुझे लगता है कि इस टाइप की फीलिंग हर उस हस्बैंड और स्टेज वाइफ तक पहुंचने के पहुंचने लिए के लिए इनिशियल स्टेज पे झुकना बहुत झुकना अच्छा है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, दिस सेशन हैज बीन सो इंसाइटफुल एंड आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस के काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। Thank you, हाँ, ma'am. And I would say that we have not covered actual legal position. Basically, we have not given the questions based on law. ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस हाँ, पे प्रैक्टिकल practical. In case in future if you have any question basically directly, because in such kind of cases जब matrimonial cases की हम बात करते हैं तो it all depends upon facts. फैक्ट्स, राइट, हर फैमिली की अलग अलग circumstances, सर्कमस्टेंसेस, उसको राइट, हम लॉ से रिलेट करके या कंक्लूड नहीं कर सकते हम्म, हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि आज 498 ए में किसी ने कोई केस डाल दिया है, 125 में डाल दिया है, म्यूचुअल कंसेंट से डाल दिया है। एक बहुत अच्छा मैं हमने डिस्कस भी किया है, म्यूचुअल कंसेंट का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है। रियली इफ द हस्बैंड वाइफ डोंट वांट टू स्टे विद देम तो कोर्ट में जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। 13B में दे कैन फाइल एंड कोर्ट विल गिव यू द कूलिंग पीरियड कूलिंग आल्सो पीरियड, 6 अब तो वो months भी ऑलमोस्ट वेव ऑफ ही हो यस जाता है, तो बेसिकली। बट वो होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस 6 महीने में शायद एक दूसरे की वैल्यू ज़रूरतें रियलाइज हो जाए। यस बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि 6 महीने के बाद वो टाइम पीरियड भी कवर नहीं होता है एंड दे आर टुगेदर They're अगेन। together. ऑन एंड ऑन क्रक्स ये है कि मैरिज इज नॉट ओनली अबाउट लव, और हर छोटे डिस्प्यूट को हम कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते। अच्छा है कि खुद में कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करना सीखें, जिससे कि ये जो रिलेशनशिप है ये शॉर्ट टर्म ना हो के आपका लाइफ टाइम रिलेशनशिप हो। यही एक ऐसा रिलेशनशिप है, आई वुड सजेस्ट, जो आपको लाइफ के लास्ट तक लेके जाना है और जिसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव learned advocate निगम भारद्वाज सर ऑन आवर फोरम हेयर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।